बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब और दौरा कतर, उस पर बात करेंगे। अब से कुछ देर कबल वो पाकिस्तान वापस पहुँच चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मस्तूंग में गर्ल्स हाई स्कूल पर बम धमाके की मज़म्मत, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की क़यादत में पंजाब तरक्की की राह पर, जबकि सहाफ़ियों के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन इक़दाम किया, 3200 सहाफ़ियों को प्लॉट फराहम करने का फ़ैसला, इस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और स्मोक की सूरत हाल को किस तरीके से पंजाब हुकूमत कंट्रोल कर रही है, ये भी आज के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक होगा। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा रुकने पंजाब असम्बली, स्पेशल असिस्टेंट टू वज़ीर आला पंजाब ऑन प्राइस कंट्रोल कमोडिटी, सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सलमा भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मियाँ अबूज़र शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, आपका भी शुक्रिया वक्त देने के लिए। बहुत ही सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मोहतरम सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सलमा भट्ट साहिबा, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बड़ा ही अहम दौरा था सऊदी अरब का और उसके बाद कतर का। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं, मईशत की मजबूती के लिए इक़दामात कर रहे हैं। बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं और कतर से ही अगर बात करें तो मुख्तलिफ जो हैं वो जो शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। सऊदी अरब का भी दौरा बड़ा कामयाब रहा, कैसे देख रही हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका उमर जी। यकीनन अगर हम जब से हुकूमत कोई शुरू हुई तकरीबन 7 महीना है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं बतौर वज़ीर आज़म, मैं समझती हूँ कि वो इंतहाई कामयाब वज़ीर आज़म साबित हो चुके हैं। उसकी कुछ 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि एक तो कोलिजन गवर्नमेंट को साथ लेकर चलना और सबको साथ लेकर चलना, ये कोई इतनी आसान काम नहीं होता। ये एक वही शख्स कर सकता है जिसके अंदर एक सियासी तौर पे भी वो एक सियासी सोच होना, इंक्लूसिव सोच होना, अप्रोच होना और सबको साथ शामिल कर बगैर किसी ना इत्तफाकी के ना चाकी के चीज़ों को आगे बढ़ाना। और फिर ऐसे वक्त में जब 2024 के इलेक्शन के बाद हमने हुकूमत संभाली तो मुआशी तौर पे शदीद बदहाली का शिकार थे हम। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है और हमें हर कोई कहता था कि जब देखें क्या करते हैं, ये सिर्फ बातें करते हैं। जैसे शुरू में हमने कहा कि जी सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और मुतअद्दिद ममालिक के साथ हमारे जो सेंट्रल एशिया की तरफ अगर हम जाएं, जब रूस के साथ और बाकी ममालिक के साथ जब हम वज़ीर आज़म की मुशावरत होती थी, बायलैटरल रिलेशनशिप का आगाज़ हुआ, तो हमें बहुत से जो हमारे मुखालिफिन थे उन्होंने कहा कि ये महज बातें, क्या फ़र्क पड़ा है, कहाँ पे चीज़ें आ रही हैं। वो चाहते थे कि जो चीज़ें वो 5-6 साल लगाकर अच्छी तरह टका कर तबाह कर गए, वो हमसे कहते थे एक दिन में, एक रात में, एक घंटे में हमें ठीक करके दिखाओ तो हम माने। अच्छा, वो तो था ना मानने वाली बात। लेकिन अब आप देखें 6-7 महीने में आप डाउन द लेन अगर आप आएँ और आप वज़ीर आज़म की अगर कारकर्दगी का सिर्फ जायज़ा लें बतौर वज़ीर आज़म, तो उन्होंने देखें खारजी ताल्लुकात हो, पाकिस्तान की नाम की अक़वाम आलम में बहाली की बात हो, आप उनका यूएन का दौरा देख लें, जिस तरह से जाके उन्होंने फ़लस्तीन का केस लड़ा और जिस तरह आलमे इस्लाम में और पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीन के केस को मजबूती से उजागर किया, बल्कि अपनी बतौर पाकिस्तान फ़लस्तीन के लाए जिस तरह से शनाख्त जो है अवाम के एहसासात की तर्जुमानी की और हमारा एक वाज़िया स्टांस दुनिया के सामने आया खुलकर जिस तरह से। फिर आप वज़ीर आज़म साहब की काविश देखें तो मैं बिल्कुल एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान में, इससे पाकिस्तान का नाम आप देखें, जो उसके रुकन अरकान ममालिक थे जो जिनके सदूर और जिनके पहली दफ़ा वज़ीर ख़ारजा इंडिया से भी आए बड़े अरसे के बाद जब वो पाकिस्तान आए और जिस तरह की एससीओ कॉन्फ्रेंस की गई और वो भी पाकिस्तान की एक नेक नामी हुई, पाकिस्तान को एक पुरअमन बिल्कुल मुल्क गर्दाना गया और ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना, बायलैटरल रिलेशनशिप्स होना और मल्टीलैटरल रिलेशनशिप के दरवाजे खुले, रास्ते खुले, जो मईशत का पेश खैमा बन रहे हैं। फिर आप एक स्टॉक एक्सचेंज को देख लें कि 100 इंडेक्स के ऊपर आज 90,000 की सतह को भी छूकर ऊपर जा रहा है, जो कि आई ओपनिंग है, जो कि एक तायुन करता है इस बात का कि हमारे यहाँ फिजा क्या है, हमारे यहाँ जो ट्रस्ट लेवल है इन्वेस्टर का वो बहाल होने किस तरह से होने जा रहा है और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। मैं जरूर चाहूंगी कि हमारे साथ चैम्बर के प्रेसिडेंट बैठे हुए वो शायद इसको ज्यादा अच्छे तरीके से ओपन अप कर सकते हैं कि हम इसका मतलब क्या है, इसको अनपैक करें ताकि लोगों को समझ आए कि जब हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं कि आज 85,000 क्रॉस कर गई, 87,000 क्रॉस कर गई, 90,000 क्रॉस कर गई, इसका मतलब क्या होता है। उसके अलावा आप अगर सऊदी अरब और कतर के
कामयाब दौरों की बात करें तो बिलाशुबा पहले जो हमारा सऊदी अरब के साथ $2.2 अरब का मुआहिदा था, वो अब इस दफा $60 करोड़ उसमें मजीद इजाफा होगा, जो कि $2.8 अरब की इन्वेस्टमेट होने जा रही है। कतर के साथ जो हमारा कामयाब दौरा है, जिसके अंदर तवानाई का शोबा हो या सकाफती शोबों में हम एक कलेक्टिव जो है ना इसको अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। दूसरी तरफ में चाइना के साथ आपको हमने माजी में वजीर आजम ने बहुत ही कामयाब जो है कारोबारी एतबार से, मुआशी एतबार से जो, और जो CPEC-2 का वापस आना और इकोनॉमिक जोन्स की डेवलपमेंट का रास्ता दोबारा खोलना, ये सारी चीजें ये एक तरफ हमें एक डायरेक्शन में लेकर जा रही हैं, और दूसरी तरफ ये, और इसके साथ साथ मैं शाबाश और मैं एक जो है सलूट पेश करना चाहती हूँ वज़ीर आज़म को कि जिस तरह से उन्होंने एक बदतरीन सियासी मुखालफत का मुकाबला किया है इस सारे दौर के अंदर। जिस तरह से आपने देखा कि हमारा जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो हैं अली अमीन गंडापुर साहब, वो किस तरह से हमलावर होते रहे सूबे के ऊपर, वफाक के ऊपर, और किस तरह से रास्ते रोकते रहे, इंतशार की सियासत को जारी रखा, SCO की कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की भरपूर कोशिश की गई, पंजाब पर हमले किए गए, लेकिन जिस खंदा पेशानी से वजीर आजम शहबाज शरीफ हो या वजीर आला मरियम नवाज हो, उन्होंने इस बदतरीन सियासी मुखालफत जिसका बार बार एक ही टारगेट था कि चलते हुए जो पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की तरफ सफर दोबारा आगाज हुआ है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि उनकी कामयाबी सिर्फ इंतशार में है। तो अब वो इंतशार से इसको दोबारा मुईशत की बहाली की तरफ लेकर जाना और इंतशार से निकाल कर दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करना, आई थिंक लिटरली एज अ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है। बिल्कुल ठीक है। अबूजर शाह साहब, इस वक्त अगर हम देखें स्टॉक एक्सचेंज 90,000 प्लस जा रही है, माशी इशारे सारे बेहतरी की जानिब जो है वो इशारा कर रहे हैं, ये आप किस तरीके से आप इसको सिचुएशन को देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। $5 अरब की आपकी ट्रेड थी अफगानिस्तान के साथ जी, वो स्मगलिंग होती थी जी। आर्मी चीफ हाफिज आसम मुनीर साहब की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इलेक्शन से पहले बिजनेस कम्युनिटी के साथ, हमने उन्हें कहा था जी हुकूमत कोई भी हो, अगर स्मगलिंग का रास्ता नहीं रोका जाएगा फवारा चौक पर हमारे बहुत ही करीबी दोस्त ममालिक रशिया का नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहां आज हमने उनके यहाँ फ्लैग, नेशनल एंथम और फायरवर्क्स किया, और ये फिर एक मैसेज है पूरी रशियन गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों के लिए, रशियन पीपल के लिए, कि पाकिस्तानी दोस्त, पाकिस्तानी कौम आपकी खुशियों में आपके साथ, आपके शाना बशाना खड़ी है। रशिया आज हमारे साथ बहुत सारी चीज़ों में ताउन कर रहा है, हम उनके साथ अपनी तिजारत बढ़ा रहे हैं, दोस्ती बढ़ा रहे हैं, और हर अच्छे बुरे वक्त में हम दोनों ममालिक, दोस्त ममालिक एक साथ खड़े हैं। आज एक्सेलेंसी कौंसल जनरल का इस फवारा चौक पर आकर खड़े होना, क्योंकि आज नेशनल डे भी है, इन्होंने वहाँ लोगों को रिसीव भी करना है, लेकिन ये आज यहाँ खड़े हैं, और मैं समझता हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान रशिया फ्रेंडशिप, दोस्ती जो है वो जिंदाबाद, एंड वी आर दी फ्रेंड्स, रशिया पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। मैं यहाँ कौंसल जनरल से कहूँगा कि वो भी कुछ बात करें। थैंक यू प्लीज़। Honorable Governor of Sindh, my dear friend Kamran Tesori, I'm very proud and very honored to be here, and I'm happy that Pakistani people are celebrating our People's Unity Day. The story of this holiday lasts for रूस पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। रूसी अवामी इत्तेहाद के हवाले से कराची में मुनक़िदा तकरीब से गवर्नर सिंध खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और रूस की दोस्ती, उनके ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तानी कौम रूस की इन खुशियों में शाना बशाना है। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, बाहमी दोस्ती के हवाले से मज़ीद जो है वो उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है। हम रूस के साथ मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन का फ़रोग़ चाहते हैं। रूस पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।
दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त। डील अगर आप कहें तो दाल में बहुत कुछ काला नजर आ रहा है। पूरी दाल काली नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब दो ग्रुप्स बड़े बन जाएंगे, एक बुशरा बीबी हेड करेगी, एक इमरान की बहनें हेड करेंगी। तो आपको बुशरा बीबी यहाँ पे डिफैक्टो सीएम बनती नजर आ रही हैं या बन चुकी हैं? देखिए कुछ तो उन्होंने अपने आके अपने ऑर्डर्स पास किए हैं। कोई नई फराग होगी मिल गई है या मिलने वाली है? इन मेकिंग है। उसका मतलब पता है कि कौन सी इन मेकिंग है फराग होगी? पता चल जाएगा। आप क्या समझते हैं फेडरल गवर्नमेंट इस सिचुएशन में क्या कर सकती है? फेडरल गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती है। देखिए आप APC बुलाएं, आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं। क्या ये हो सकता है कि सीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो आ जाए? मुझे तो Expectations टेनर क्या है? पूरा करते नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बट इट्स अगेन टू द पार्टी कि वो क्या करते हैं। अगला मरला जो है वो जो आईनी बेंच का जो सरबराह है उसको चूज करने का है, उसमें क्या आप समझते हैं कि आपकी पार्टी जो है वो सपोर्ट कर सकती है मंसूर अली शाह साहब को? अब देखते हैं कि पार्टी उसके ऊपर क्या मीटिंग करती है, किसको वो करती है। तो इट्स टू अर्ली टू डिसाइड और से हो जाती है जी तो जो प्रॉब्लम्स है ना वो असेंबली में होने चाहिए। ठीक, कोई सड़कों पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सड़कों पे फैसले गलत होंगे। ठीक, कोई भी हुकूमत हो, सही। पार्टी कोई भी हो, फैसला सड़कों पे नहीं होना चाहिए। ठीक। फैसले असेंबली के अंदर हो। ठीक, ठीक, अब उसी का रिजल्ट आया सही, कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये 7-8 माह में ठीक। आपकी इकॉनमी पटरी पे आ गई। सही, अब इसमें पूरी दुनिया आपकी तरफ लपक क्यों रही है? जी, क्योंकि इस वक्त चाइना में लेबर तकरीबन 2 लाख रुपए पर पर्सन है, ठीक है, जापान में 12 लाख रुपए है, ठीक, अमेरिका में 12 लाख सही, रुपए है। सही, बिल्कुल ठीक है, अब हमारे यहाँ कुव्वत है, बिल्कुल ठीक है, मैन पावर है, और- इस और मैन पावर का सही यूटिलाइजेशन बिल्कुल ठीक है। मियां साहब बिल्कुल दुरुस्त है। अब सलमान गनी साहब आप कैसे देख रहे हैं, ये बड़े अहम दौरे थे, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का दौरा सऊदी अरब और फिर दौरा कतर, मुख्तलिफ मामलात आपने देखी, अहम शख्सियात से मुलाकात हुई, अमीर कतर से भी मुलाकात हुई, कैसे देख रहे हैं सर आप इसको? देखें ये दौरा जो था वो बुनियादी तौर पे वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर उनके इम्कानात के हवाले से, जिसमें हज़ारों लोग शरीक थे। ठीक, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ जो अपना खिताब किया वो बड़ा इम्पोर्टेंट था। उसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर मुआशी शोबा में इम्कानात की बात की और सरमायाकारों को ये बताया कि पाकिस्तान का इस वक्त माहौल साजगार है। देखें जब आपको IMF ने 24वां बड़ा प्रोग्राम दिया $7 अरब का, उसके बाद से ये तमाम ममालिक और जो बैरूनी सरमायाकार है वो पाकिस्तान की तरफ लपका। और एक इम्पॉर्टेंट जो मुलाकात थी वो मोहम्मद बिन सलमान से थी। जी, इससे पहले जब सरमायाकारी के उनके वज़ीर इस्लामाबाद के दौरे पे आए थे तो उनके साथ बड़े पैमाने पे सरमायाकार भी आए थे। 27 शोबों में आपके मुआहदे हुए, लेकिन इस विजिट में जो वली अहद के साथ मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद इसमें इजाफा हुआ 6 का। अब ये 33 शोबा जात के अंदर मुआहदे और ये 2.2 बिलियन की सरमायाकारी 2.8 पे 2.8 और पे मेरी चली। इत्तला के मुताबिक ये $3 अरब तक पहुंचेगी। ठीक। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर वहाँ से कतर आए हैं तो कतर ने भी बराह रास्त $3 अरब की सरमायाकारी का अंदिया दिया है। ठीक। ये सब कुछ क्यों है? सही। देखिए आज से 1 साल पहले ये सूरत हाल नहीं थी कि आखिर क्या वजह है कि अब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान पे सरमायाकारी के लिए तैयार हुए। ये दरअसल इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जो कैफियत 2-2.5 साल पहले तारी थी कि पाकिस्तान ख़तरनाक जोन में था और पाकिस्तान पे एक तलवार लटक रही थी दिवालियापन की, वो ख़त्म हुई है। और जो ना सिर्फ मौजूदा गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने पुराना प्रोग्राम जो था वो कंप्लीट किया, फिर इन्हें नया प्रोग्राम मिला और ये प्रोग्राम इससे पहले $7 अरब का कभी प्रोग्राम नहीं था मिला। अब बात यह कि जब आप सरमायाकारी की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुआशी शोबा में इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इक़दामात की बात कर रहे हैं, सबसे अहम बात यह है कि क्या पाकिस्तान के अंदर मौजूदा हुकूमत अपने इक़दामात के ज़रिए वो साजगार माहौल पैदा कर सकेगी जो बैरूनी सरमायाकारी और अंदरूनी सरमायाकारी मुमकिन हो। देखें इसमें पाकिस्तानी फ़ौज के सिपह सलार का भी एक रोल है। SIFC के ज़रिए गारंटी की गई है मुख्तलिफ ममालिक को कि ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा बल्कि हम साजगार माहौल फराहम करेंगे। और दुनिया के जमहूरी मुल्क और माशरे इसलिए आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर मईशत पर सियासत नहीं होती,
वहाँ पर मुआशी मामलात पे कंसेंसस होता है। ठीक। और अभी जब पार्लियामेंट की बात की जा रही थी तो पार्लियामेंट को बरूए कार लाया जाता है मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम के लिए और लोगों की ज़िंदगियों में इत्मीनान के लिए। एक मुश्किल सूरत हाल में आपको हुकूमत मिली थी, वो मुश्किल सूरत हाल ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान के अहले सियासत की है कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँचाने के लिए बुनियादी रोल उनका है। क्या वो पाकिस्तान के अंदर इंतशार और खलफशार का बायस बन रहे हैं या पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती? देखें, जिन मुल्कों की हम मिसाल देते हैं ना कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ की जमहूरियत इसलिए कामयाब होती है कि वहाँ की लीडरशिप जो होती है अपने मुल्क के अंदर इत्तेहाद और यकजहती की बात करती है, लोगों के अंदर उम्मीद और आस की बात करती है। आप अमेरिका के अंदर इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर इश्यूज की बात हो रही है कि किस किस शोबे में हमारे पास क्या क्या प्रोग्राम मौजूद है, हम उस पर अमल पैरा होकर किस तरह लोगों के मुख्तलिफ तबकात की उम्मीदों और तमन्नाओं पर पूरा उतरेंगे। लेकिन पाकिस्तान का एक अलबिया रहा है उमर कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पार्टीज तो ये बताती हैं कि हम इक़्तिदार में रहे थे, हमने पाकिस्तान के अंदर बिजली का बुरहान था, हमने बिजली की पैदावार पूरी करके दिखाई है, लेकिन कुछ लोग इल्ज़ाम तराशी और गाली क्रोज के रुझानात के ज़रिए, एक तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की तस्वीर अच्छी नहीं जा रही। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जिस साजगार माहौल की मैं बात कर रहा हूँ, बात यह कि ये साजगार माहौल इसलिए नागुज़ीर है कि जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आ रही है तो फिर आपने साजगार माहौल के साथ उनको मौके फराहम करने हैं, उनको एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है सिक्योरिटी का। अभी आपने जिस वाक़े का जिक्र किया है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान मुआशी हवाले से टेक ऑफ करने की पोजीशन में होता है, दो काम ज़रूर होते हैं। एक काम ये होता है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ता देखकर दहशत गर्दी का अमल तेज होता है, और दूसरा पाकिस्तान के अंदर अब एक ऐसा एलिमेंट आया है जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल की तरफ तेजी से पेशरफ्त कर रहा है, तो वो पाकिस्तान के अंदर मायूसी, बेचैनी और बेयकीनी पैदा करने की कोशिश करते हैं। इसी में ऐड करें कि प्राइम मिनिस्टर ने भी जो मस्तूंग में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें गर्ल्स हाई स्कूल के में जो बम धमाका, उसकी मजम्मत भी की। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि स्टेबिलिटी और दुश्मन भी जब देखते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये रद्द-ए-अमल भी दुरुस्त है। एक स्ट्रेटजी बनी हुई है पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने मिलकर बनाई है। ये ज़ीरो टॉलरेंस पे मुश्तमिल है, लेकिन बात है कि हमें ये भी आपके नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी, तखरीबकारी, बम धमाके करके किसके मकासद पूरे कर रहे हैं। ये बात बड़ी खुली है। देखें, जब सी पैक का अमल है ना, सी पैक पाकिस्तान की मुआशी खुद निसारी में एक बुनियादी हैसियत रखता है, और जब से मैं आपको तारीख बताना चाहता हूँ कि जब से ये सी पैक के मुआहदे पे दस्तखत हुए हैं उस वक्त से ये दहशत गर्दी का अमल तेज हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने जो आलमी जंग थी, दहशत गर्दी थी, वो जीती थी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने उनके इस अमल को, उनके इस किरदार को सराहा था। क्या वजह है कि आप आलमी जंग तो जीत लेते हैं, आप दहशत गर्दी के जिन को पकड़ के बोतल में बंद कर देते हैं, लेकिन उसके बाद मगरबी बॉर्डर पे ये सारा सिलसिला शुरू होता है। ये सिलसिला क्यों कर शुरू होता है? देखिए, बात यह कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इंतजामिया का इक़्तिदार जो है वो पाकिस्तान के रोल के साथ मशरूत है। पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव सेंस के अंदर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इंतजामिया को इसलिए बरसकदार लाने में किरदार अदा किया कि वहाँ पर अमन होगा। देखें, अफगानिस्तान के अंदर अगर अमन नहीं होता तो फिर इस खित्ते के अंदर इस्तेहकाम नहीं आता, और पाकिस्तान की एक तयशुदा पॉलिसी थी, ये तयशुदा पॉलिसी थी हुकूमतों की कि अफगानिस्तान के अंदर अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ मशरूत है। और तालिबान इंतजामिया बरसकदार आने के बाद हमारा ख्याल ये था कि हामिद करज़ई की हुकूमत और अशरफ गनी की हुकूमत से मुख्तलिफ हुकूमत होगी, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज भी पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी हवाले से पेशरफ्त का अमल जारी है, इसके बावजूद मगरबी बॉर्डर पर दहशत गर्दी जारी है। उनकी सरजमीन से दहशतगर्द पाकिस्तान में आकर दहशत गर्दी करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये काम बुनियादी तौर पर सिर्फ फौज का नहीं होता, सिक्योरिटी इदारों का नहीं होता। दुनिया की सियासी तारीख में जंगें जो होती हैं वो फौज के पीछे कौमें खड़ी होती हैं, तो लिहाजा एक मजबूत एक मुकाबले की जरूरत है। और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी इदारों को अपने सिक्योरिटी इदारों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और यकीनन इस सांप का सर कुचलना है, और ये इंशाल्लाह कुचला जाए। बिल्कुल ठीक है। सलमा भट्ट साहिबा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हवाले से जब हम जिक्र करते हैं तो बड़ी मुतहरक नज़र आती हैं हर शोबे में ही। आपको उन्होंने जिम्मेदारी दी हुई है प्राइस कंट्रोल कमोडिटी की, इसके साथ अब कल कैबिनेट मीटिंग भी थी, उस पर भी आप मौजूद थी। कैसे देख रही हैं, खुसूसन स्मोक को कंट्रोल करने के हवाले से भी अगर जिक्र करें तो पॉलिसी उन्होंने की, और ये मज़ीद क्या इक़दाम हो रहे हैं इस हवाले से? जी डेफिनेटली उमर, स्मोक जो है आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। हमारा इस वक्त बहुत बड़ा
इशू है और बहुत बड़ा कंसर्न भी है हुकूमत का। जहाँ तक वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आपने मुतहरिक होने की बात की, तो जी डेफिनेटली वो बहुत मुतहरिक पूरे, अगर आप पाकिस्तान में तमाम सूबों का जायज़ा लें तो सबसे मुतहरिक वज़ीर आला है। और अपनी परफॉर्मेंस के अतबार से, अपनी विजिलेंस के अतबार से, इश्यूज़ क्या हमारे इश्यूज़ हैं और हमें दरपेश मसाइल क्या है उनका और उनका हल क्या है जी। और वो हल की तरफ मेरा ख्याल उनकी हमेशा से ज़्यादा तवज्जो है। और यही वजूहत है कि हम आप देखते हैं कि हर गुजरते दिन के साथ आप देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने तरक्याती मंसूबों का आगाज़ अब तक पंजाब हुकूमत कर चुकी है, शायद कोई और नहीं कर सका। जो इसकी practical मिसाल है, जो नज़र भी जो आ कि रहे हैं। नज़र भी आते हैं, प्रैक्टिकल है। आपने जो किसी भी शोबे को आप उठाकर देख लें, बिलखसूस अगर आप स्मॉग की बात करते हैं तो स्मॉग में भी रिसेंटली जो सुपर सीड जो इजरा किया वज़ीर आला ने ज़राअत के शोबे को जिद्दत देने के लिए, और सुपर सीडर जो ये मशीन है बेसिकली एक जदीद आलात से का मंबा है कि जिसमें हम आप देखते हैं कि उसकी जो लैंड जो काश्तकार है उसकी स्केलिंग, खाद, बीज सब इकट्ठा करता है। और उसकी सबसे बड़ी बात है कि जो सुपर सीडर मशीन है वो वाला पैदा नहीं करती वेस्ट जिसको जलाना पड़ता है। हमारे यहाँ स्मॉग में बहुत बड़ी जो वजूहत बनती है वो होती है कि गंदम और चावल जब उसकी कटाई और छानबीन नहीं होती है और जो हमारे पास बाकियात को जब जलाया जाता है, और फिर उसके बाद इसको सिर्फ वो यहाँ तक नहीं देखती कि हम ज़राअत के शोबा में देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसके मल्टीपल, ये एक मल्टी सेक्टोरल इशू है स्मॉग। स्मॉग किसी एक उसका कोई एक मुहर्रिक नहीं है, उसकी बहुत सारी वजूहत है और उसके हमें एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है उसको टू कॉम्बैट इट। और ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे कि इस साल आप देखें कि पहली दफा ऐसा हो रहा है कि स्मॉग में जब जैसे मसनूई बारिश की बात की जा रही है, जैसे हम सड़कों को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो पानी की छिड़काव की बात की जा रही है, जैसे आज भी लाहौर के जो बहुत ही डेंस एरियाज हैं जिसमें ये शिमला पहाड़ी है, एम्प्रेस रोड है, या हाजी कैंप रोड है, या और बहुत से ऐसे इलाकों की जो निशानदेही, गुलिस्तान चौक है, बहुत सी एरियाज की निशानदेही की जहाँ पे ग्रीन प्लांटेशन लेकर आई जा रही है, जहाँ पर माहौल को साजगार बनाने के लिए बहुत से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिसको हम अल्टीमेटली सस्टेनेबल मॉडल की तरफ लेकर जा सके। फिर उसके अलावा अभी हाल ही में वज़ीर आला ने बिल्कुल निशानदेही की कि ये एक हमारा बॉर्डर क्रॉस जो इंडियन पंजाब जो है उसके अंदर भी उसके साथ भी मिला हुआ है, क्योंकि देखें हवा का तो कोई बॉर्डर नहीं है, वो तो एक जैसी है जो उधर उधर आती है। और उसकी तरफ जो निशानदेही की जिसके अंदर हमें शायद इसको इंडिया में भी बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिवली लिया गया है कि हमें शायद इस इशू के ऊपर मिलकर भी कोई लेकर आनी है, रीजनल स्ट्रेटजी भी लेकर आनी है, जो क्योंकि अगर हम सिर्फ स्ट्रेटजी लेकर आते हैं और हमारा हमसाया ममालिक जो उसको इस बात का इदराक ना हो या वो उस तरह से ना कर सके तदाबीर, तो शायद हमें हमारी जो होंगी की हुई तदाबीर वो भी इफेक्ट होंगी। तो हमें कहीं ना कहीं इसका भी सदेबाब करना है। तो इसके अलावा जो आप और इसके साथ साथ ये सिर्फ स्मोक तक नहीं है, उसके अलावा ये है कि मेरा ख्याल वज़ीर आला का काम जो स्मोक से बहुत बियॉन्ड है। आप ज़राअत की बात कर लें, आप ख़वातीन के हवाले से बात कर लें, आप प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात कर लें, महंगाई हमारा सबसे बड़ा मसला है और था भी। और वज़ीर आला की तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज़ भी यही है कि अवाम को महंगाई से रिलीफ पहुंचाया जाए, ख़ासतौर पे खाने पीने की अशिया जो हैं उनकी कीमतें कम की जाएं। और आप देखें कि अभी हाल ही में डॉन पे भी एक रिपोर्ट आई थी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में पंजाब सबसे आगे बाजी ले गया। और जब महंगाई जो है पिछले 3.5-4 सालों में इस वक्त कम तरीन सतह पर आ गई हुई है, सिंगल डिजिट में आ गई हुई है, तकरीबन 7% से भी नीचे जा चुकी है। और ये 36% से नीचे 7% पे आई है, विच इज आई थिंक ह्यूज सक्सेस है। उसके अलावा आप देख लें कि वज़ीर आला की मैं ये बात बिल्कुल आपके एक प्रोग्राम के तवसत से लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ कि वो आलू प्याज टमाटर हो, चिकन हो, आटा हो, रोटी की कीमत हो, दालें हों, चावल हैं, चीनी है, घी है, हर चीज़ के ऊपर इस तरह से नज़र रखती हैं और वो इतनी विजिलेंस उनकी डेली बेसिस के ऊपर। बहुत से लोग कहते होंगे कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वज़ीर आला आलू प्याज टमाटर और इन चीज़ों की कीमतों में बहुत ज़्यादा तवज्जो रखती है। लेकिन आम आदमी का ताल्लुक इनसे है, आम आदमी का ताल्लुक इन ये चीज़ों अगर से। वज़ीर आला की इस तवज्जो से 13 करोड़ अवाम को रिलीफ मिल रहा है हर आते दिन के साथ, तो मैं इसका मतलब ये है कि एक ऐसी वज़ीर आला जिसको सलूट करना चाहिए कि जो अवाम की इस सतह पर जाकर, और ये उन्हीं की विजिलेंस का नतीजा है कि आज आप देखिए पोल्ट्री की कीमतें कितनी कंट्रोल हुई। आज से 2-2.5 महीने पहले 700-750 रुपए पे हमें खबर मिलती थी कि बाहर बाजार में मुर्गी बिक रही है। आज वही मुर्गी जो है उसका जो जिंदा मुर्गी है वो 360 से भी नीचे जा चुकी है। और उसके अलावा अगर आप आटे की बात करते हैं, आज भी मैं एक जगह पर LOS पे लाहौर में एक इफ्तिताह किया एक हमने दुकान का, जहाँ पे 20 किलो का थैला 1650 रुपए में दिया जा रहा है। उसके बहुत से मराकज़, अच्छा उसके अलावा 14 रुपए की रोटी कही तो फिर नाफिज करके दिखाई और पूरे पंजाब में इंप्लीमेंट किया।
آپ آلو پیاز ٹماٹر کی بات, اس میں میں ایک دو چیزیں ایڈ کرنا چاہتی ہوں. ہم صرف یہ نہیں ہے, وزیر اعلیٰ کا پروگرام صرف یہ نہیں ہے کہ قیمتیں آج کم کر دیں, کل کم کر دیں, پرسوں کم کر دیں. اس کے ساتھ ایک سسٹینیبل ماڈل لے کر آیا جا رہا ہے جس میں 3 ارب روپے بھی صرف انہوں نے مختص کیے ہیں کہ ہم پیاز اور ٹماٹر کی پروڈکشن کو کیسے بڑھائیں گے, کسان کو انوالو کر کے ہم کنٹرول شیڈ فارمنگ کیسے کریں گے, گرین فارمنگ کے کانسیپٹ پہ کیسے جائیں گے, کہ جب یہاں پر پنجاب کے اندر پیاز اور ٹماٹر کا جو سیزن ہے جب ختم ہوتا ہے تو اس کو ہم پرولونگ کیسے کر سکتے ہیں شیڈ فارمنگ کے تھرو, اور اس کے اوپر 3 ارب روپے کا مختص کیا گیا ہے. پھر سویابین ہم ہمیشہ امپورٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے پولٹری کی فیڈ میں پڑتا ہے, اور فیڈ کی قیمت مہنگی ہوتی ہے جب سویابین شارٹ ہوتا ہے. تو سویابین کے اوپر 1 ارب روپے مختص کیا گیا کہ ہم اپنا سویابین اگانے جا رہے ہیں. تو وزیر اعلیٰ کا بیسکلی جو ماڈل ہے الٹیمیٹلی پرائس کنٹرول کا وہ ہے کہ پروڈکشن بڑھائی جائے, گروتھ بڑھائی جائے, فارمر کو امپاور کیا جائے, فارمر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اور جتنی پنجاب کے اندر زمین پڑی ہوئی ہے جو کہ زرخیز زمین ہے, قابل کاشت ہے لیکن کاشت میں لائی نہیں گئی, اس کی میپنگ کی گئی ہے اور کسانوں کی میپنگ کی گئی ہے, جس میں آپ دیکھ لیں کسان کارڈ کا اجراء دیکھ لیں, ینگ گریجویٹس ہیں جن کو انٹرنشپ دی گئی ہے زراعت کے شعبہ میں. اس کے علاوہ گرین ٹریکٹر کا پروگرام دیکھ لیں جو بھی حال ہی میں وزیر اعلیٰ نے شروع کیا, تو یہ آج ہی شروع کیا ہے. تو یہ جس میں جو کسان جو ہیں ان کو 1000 کسانوں کو جو کہ ٹریکٹر کے اوپر 10 لاکھ روپے کی سبسڈی دی جائے گی, اور 25 سے 50 ایکڑ کی زمین پر جو اگائیں گے, گندم کاشت کریں گے, ان کو 1000 گرین ٹریکٹر فری بھی دیے جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو یہ میں سپر سیڈر کی بات کری تھی, 5000 کسانوں کو سپر سیڈر پنجاب میں تحصیل لیول پر 0 پروفٹ پہ رینٹل پالیسی کے تھرو دیا جا رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہیں. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ صرف سچ باتیں نہیں ہیں, آج آپ ہر میدان میں جا کر اس کا عمل دیکھ سکتے ہیں. میاں ابو ذر شاد صاحب, معیشت وفاقی حکومت کی جہاں پر ترجیح اور بہتر نتائج ہمیں نظر آ رہا ہے. آپ بات کر رہے تھے ایک انڈیکس کی کہ کوئی 25 کروڑ سے ایک پوائنٹ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے. اصل میں کسی بھی سیاسی حکومت میں دہشت گردی کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج اور آپ کے انویسٹر کے اوپر پریشر آئے. جی, ہم جغرافیکلی خطے کی اس پوزیشن میں ہیں کہ گلگت سے صرف 600 کلومیٹر قازقستان ہے اور چائنا قازقستان روڈ بن رہا ہے. اس وقت دنیا کا 25% پیٹرول قازقستان میں موجود ہے, 25%. اس کا اور گوادر کا فاصلہ تقریباً 1800 کلومیٹر کا ہے کہ ہم سی کے پاس آ جائیں گے. ٹھیک, یہ چیزیں جب بین الاقوامی طور پہ انٹرنیشنلی دیکھی جاتی ہیں اس سے حکومتوں کے اوپر بڑا ایک ڈفرینٹ سا پریشر آتا ہے کہ ان کو ڈسٹرب کیسے کریں. چترال سے لے کے گلگت تک تقریباً کوئی 600 کلومیٹر کی لیتھیم کی پٹی ہے ایک پوری لیتھیم جو مستقبل ہے, جس سے الیکٹرک کار بن رہی ہے, جس سے آپ کا موبائل کی بیٹری بن رہی ہے. وہ لیتھیم دنیا میں کانگو میں ہے, افغانستان میں ہے, اور بہت بڑا ڈپازٹ دنیا کا ایک پاکستان میں اللہ نے دیا ہے. اس طرح گولڈ کا ہے. مگر میں ابھی پولوشن کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ کی وین کو داد دیتا ہوں. اس وقت 76 لاکھ موٹر سائیکلیں, ویگنیں, گاڑیاں, ایمبولینسیں, بسیں لاہور میں چل رہی ہیں 70 کلومیٹر میں, جس میں اندازاً 4 کروڑ لیٹر سے زیادہ پیٹرول کنزمپشن ہوتا ہے ایوریج پر ڈے. ٹھیک, اب اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ کا ٹائم آ گیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ٹھیک ہو گیا. اب شالمی میں چلے جائیں, صرف 6 سب انسپیکٹر صرف چلان کر رہے ہیں, ٹریفک پہ توجہ نہیں ہے, جس کی وجہ سے پولوشن کا لیول بڑھتا جا رہا ہے. ہم نے کل بھی شافظ صاحب سے یہ کہا ہے کہ خدا کے لیے آپ کیمرے لگائیں اور کیمرے سے چلان کریں. یہ چلان کیوں کر رہی ہے ٹریفک پولیس, آپ کو پتا ہے 20% گورنمنٹ کو انسینٹیو ملتا ہے پولیس کو. ٹھیک, لیکن ابھی سموک کنٹرول کرنے کے حوالے سے میں اسی کی سموک کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ ٹریفک کو چلتے رہنے دیں گے اور انکروچمنٹ کے اوپر کام کریں گے, اور جو سفر 10 منٹ کا ہے وہ اگر انکروچمنٹ تو سر لاہور میں کرشن نگر سمیت مختلف مقامات سے 30 منٹ کا اگر سفر ہو جائے, وہ جو 20 منٹ کا دھواں ہے وہ کہاں جائے گا. اس لیے اس وقت 76 لاکھ موٹر سائیکلیں, گاڑیاں لاہور میں چل رہی ہیں. میں آپ کو بڑے
اور اس وقت 83% پولوشن پیٹرول کی وجہ سے ہے، جی 9% انڈسٹری کی وجہ سے ہے، 8% زراعت، ٹائر، لکڑی اور کوئلے کی وجہ سے ہے جی جو پولوشن ہو رہا ہے۔ جی اگر انڈسٹری بند کرنے سے، یہ پولوشن کا پریشر بڑھانے سے، ایف بی آر کی سختی کرنے سے 102 ارب روپے کا اس مہینے شارٹ فال آیا ہے۔ یہ سب لیکن ہم آپ جو بات کر رہے ہیں ابھی، جس طریقے سے ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام تر حکومت اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہم شہریوں کا بھی تو کوئی فرض ہے کہ جس طریقے سے آپ بات کریں کہ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑی اگر کسی کی ہے تو اس کو تو سر میں بات کر رہا ہوں، صرف ٹریفک کو چلنے دیں نا۔ جی ٹھیک ہے، یہ چلان سسٹم صرف کیمرے پہ لے جائے نا، ٹھیک، اس سے بھی آپ کا پولوشن میں کم از کم 100 انڈیکس نیچے آ جائے گا۔ ٹھیک، میرا بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ٹریفک افسر ایک چلان کرتا ہے تو پیچھے ٹریفک رک جاتی ہے۔ ٹھیک، شالمی کی، اردو بازار کی، برانتھر روڈ کی، بادامی باغ کی سڑکیں کتنے سائز کی ہیں؟ آپ کی آبادی 2 کروڑ کو ٹچ کر گئی ہے۔ ٹھیک، یہ میں آپ کو اس حوالے سے اب دوسری طرف سن لیں، جی اس وقت ایف بی آر میں جی پاکستان میں 10 کروڑ 54 لاکھ ٹھیک اکاؤنٹ ہولڈر ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومت نے صرف 55 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نمبر دیا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، اگر 10 کروڑ 54 لاکھ میں سے اگر آپ 5 میں بھی تقسیم کر دیں، ایک بندے کے 5 اکاؤنٹ ہوں تو 2 کروڑ لوگوں کو صرف اسٹیٹ بینک اور ایف بی آر بالکل ٹھیک۔ ٹیکس نمبر جاری کر سکتے میں ہیں۔ اس وقت اسموک کی صورتحال پہ بات کر رہا تھا، تو سلمان غنی صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا بھی کوئی کردار ہے، ہمیں بھی اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے سر اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ دیکھیں اسموک جو ہے یہ آلودگی اور دھند مل کے یہ اسموک پیدا ہوتی ہے۔ کس طرح پیدا ہوتی ہے، کیوں کر پیدا ہوتی ہے؟ ایک تو بات حکومت کے اقدامات اپنی جگہ پہ درست، ایک بات چیف منسٹر صاحبہ نے جو بھارتی پنجاب کو ایک مکتوب لکھنے کے حوالے سے کہی، میں نے اس پہ اپنا ایک آرٹیکل بھی کل میرا چھپا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ انڈیا کے حوالے سے یکسو ہیں کہ جی جو متنازع ایشوز ہیں اس پہ بیٹھ کے آپ اپنے معاملات حل کر سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑا رجحان سامنے آیا ہے کہ بڑے بڑے ممالک اپنے جو باہمی ایشوز ہیں اس پہ ڈائیلاگ کے عمل کے ذریعے ایسے نتائج پہ پہنچتے ہیں کہ ان ملکوں کے اندر استحکام آیا ہے، تو یہ لیٹر انہیں ضرور لکھنا چاہیے۔ بات یہ کہ یہ ہندوستان کوئی ہزاروں میل کے فاصلے پہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور وہاں پر بھی ماحولیات کا ایشو ہے، اور لاہور میں اور دیگر شہروں میں بھی ہے۔ اور اس ضمن میں جن اقدامات کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں بات یہ اعلانات اور اعلانات کی روشنی پہ مؤثر اقدامات ہوں تو تب نتائج سامنے آتے ہیں۔ ویسے تو میں پچھلے 2-3 روز سے دیکھ رہا ہوں جب سے اس حوالے سے اقدامات ہوئے ہیں، ہوائیں بھی اپنا رخ تبدیل کر گئی ہیں۔ لیکن ایک بات جو بھی میاں صاحب نے کی ہے وہ ہے آپ کے ریونیو کے حوالے سے۔ بات یہ کہ پاکستان نے معاشی بدحالی سے دوچار کیوں ہوا اور ہمارا ٹیکس سسٹم فعال کیوں نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ ہر حکومت جو بستقدار آتی ہے نا، وہ اپنا ایک معاشی ایجنڈا، اپنا ایک معاشی منشور دیتی ہے کہ وہ کس طرح کن عوامل پر کاربند ہو کر پاکستان کو معاشی استحکام سے ہمکنار کرے گی، اور ہر حکومت بستقدار آنے کے بعد وہ اپنا منشور بھول جاتی ہے۔ لیکن یہ پہلی حکومت ہے جو الیکشن سے پہلے ایک ایجنڈے پہ کار فرما تھی، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ ماضی کی حکومت کا کیا ہوا جو پروگرام تھا اس کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اصل چیز جو ہے بڑا پاکستان کا چیلنج ہے وہ معاشی چیلنج ہے۔ اور اسی میں ایڈ کر لیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طاہر صاحب نے بھی جو آج پریس کانفرنس کی، ان کا بھی اسی حوالے سے گفتگو کرنا تھا کہ معیشت جی میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی، میں نے اس لیے کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی نا وہ انہوں نے قطر کے حوالے سے کیا کہ قطر نے بھی پاکستان کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے 3 ارب ڈالر کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے سعودی عرب 2.2 سے 2.8 پہ پہنچا ہے، وہاں پر بھی 3 ارب ڈالر کا ہو رہا ہے، اور اگر قطر بھی 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر ایک سازگار ماحول پیدا کرنا یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ اور میں ایک بات یقین سے کہتا ہوں، دیکھیں پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، پاکستان کی ایک علاقائی اہمیت اور حیثیت ہے۔ یہ دہشت گردی، یہ تخریب کاری کے رجحانات آپ کا دشمن ہے۔ دشمن کون ہے؟ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ پاکستان ماضی کے اندر بھی معاشی حوالے سے دگرگوں صورتحال سے دوچار تھا،
لیکن اسی پاکستان نے نیوکلیئر پاور حاصل کی تھی اور اس کے نتیجے میں آج آپ کا دشمن جو ہے وہ پاکستان کی طرف شب خون نہیں مار سکتا. لیکن جب آپ معاشی حوالے سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچیں گے تو آپ چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اس خطے کے اندر آپ کا ایک بڑا کردار ہوگا. اسی لیے یہ دہشت گردی کا عمل ہے. دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے کے لیے, اس کے سدباب کے لیے پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے ساتھ پاکستان کی قوم کو اور پاکستان کی حکومت اور اداروں کو مل کے ایک مربوط حکمت عملی تشکیل دینی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بھی یاد کراتا چلوں, نیشنل ایکشن پلان جو بنایا تھا اس میں صوبائی حکومتوں کا کردار تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری صوبائی حکومتوں نے اس نیشنل ایکشن پروگرام پہ اس طرح عمل درآمد نہیں کیا. ہمارے سیکورٹی اداروں نے تو قربانیوں کی ایک تاریخ رقم کی ہے. اور دیکھیں بات یہ کہ وہ شہادتیں بھی دے رہے ہیں, اس کے ساتھ وہ آپ کی سرحدوں کے محافظ بھی ہیں. اور جب بھی آپ کے جو شہداء کے آتے ہیں شہید ہوتے ہیں لوگ, تو ان علاقوں کے لوگ انہیں سلوٹ کرتے ہیں. بات یہ کہ جو لوگ پاک سرزمین کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دیتے, یہ پاکستان کی اصل طاقت ہے. تو پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے پاکستان کی حکومت اور اداروں کو مل کے ایک ایسی پالیسی ترتیب دینی چاہیے جس کے نتیجے میں پاکستان معاشی استحکام سے ہمکنار. بالکل ٹھیک ہے. میاں ابوذر شاد صاحب, ہم بات کر رہے تھے جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ ہمارے معاہدے ہوئے پاکستان کے ہو رہے ہیں قطر کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ. انویسٹمنٹ آئے گی تو ملک خوشحال ہوگا نا سر. میں آپ کو ایک چھوٹا سا انڈیکیٹر بتا دوں سر. امریکہ میں اس وقت 9%, یہ سب بڑی تیاری سے نوٹس لے کے جی میں اسی لیے امریکہ میں اس وقت 9% مارک اپ ہے اور 2% ان کا بینک چارجز ہیں, 11% ہے. ٹھیک ہے. آپ کے پاس 17 پلس 2 19% ہے, 13% پلس 2% ہو رہا ہے. جی یہ ہو جائے گا 15%. صحیح. امریکہ دنیا کا سب سے بڑا IMF کا صحیح قرض خواہ ہے. ٹھیک. ہمارے کیا ہے $150 ارب یا $250 ارب, نتھنگ, 21% سے 17% پینٹس ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ یہ سب سوری وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. آخری بات میں آپ سے کر دوں, مختصر, اگر آپ پاکستان کی ترقی کا انڈیکس دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ جو ان مارک اپ ریٹ نیچے گورنمنٹ لا رہی ہے اسی سے, اور دوسرا ٹیکس پیئر بڑھانے سے ہم بہت اچھے ہو جائیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ سلما بٹ صاحبہ, میاں ابوذر شاد صاحب, سلمان غنی صاحب. آج کا پروگرام میں آپ لوگوں نے اپنی بڑی قیمتی رائے دی. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.